नमस्कार, मैं गिरिजेश से अपने चैनल पढ़ू में एक अपनाव का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले सीरीज में कि हम लोग हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ जा रहे हैं जो कि नए सिलेबस के आधार पर जो टीजीटी पीटी की परीक्षा हुई है और जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं उस नए सिलेबस के आधार पर, नए पैटर्न के आधार पर हम प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में ये दूसरा 50 से लेके हमने 50 प्रश्नों तक को पहले पढ़ा था। अब 51 से लेके 100 प्रश्नों को हम लोग आगे पढ़ेंगे, इस श्रृंखला में पढ़ेंगे। देखिएगा 51 नंबर का प्रश्न है, देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक, हाथ दूजो न लगाऊं वार करो एक कर को। ये पंक्तियां किस कवि द्वारा सृजित हैं? कराए कि देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक, हाथ दूजो न लगाऊं वार करो एक कर को। ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? नाभा दास की पंक्तियां हैं। ये नाभा दास ने ये पंक्तियां लिखी हैं। अगला प्रश्न, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? ये ऊपर भी पढ़े थे हम लोग पिछले श्रृंखला में कि देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवनागरी लिपि को कहा जाता है। देवताओं की भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं। देव भाषा संस्कृत है और देवताओं की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। तो 2 प्रश्न क्लियर हो गए। तीसरा अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि जो है देवलिपि है और इसका विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर का प्रश्न, जब जब होए धर्म कै हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। रामायण में, रामचरितमानस में इन्होंने ये पंक्तियां लिखी हैं। कह रहा है कि देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? कहाँ पे किया जा रहा है भाई? आगरा में। देश का पहला हिंदी राष्ट्रीय संग्रहालय आगरा में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो वो किसकी है? नागालैंड की। ठीक है, राजभाषा कहाँ की अंग्रेजी है? नागालैंड की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि दोहा कोश के रचयिता कौन है? दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो सरहपा है। ठीक है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहपा है। कहीं कहीं पे दोहा कोश ही लिखा होगा, तो उसके रचयिता कौन है? सरहपा है। हिंदी के पहले कवि कौन है? तो कौन है? सरहपा है। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तेलुगु है। द्रविड़ भाषाओं में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है? तो तेलुगु है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर हुआ था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर हुआ था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे। ठीक है, बहुत से लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी समझ लेते हैं। तो किसके आधार पर हुआ था? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे हुआ था। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद जी हैं। नमक के दरोगा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। अगला प्रश्न, नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसका कौन रचयिता है? जायसी जी हैं। भाषा कौन सी है? अवधी है। अवधी भाषा में लिखा गया है। नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। इसके रचयिता कौन है? जायसी जी है। नल की और नल नीर की गति एक करी जोए, जे तो नीचे हुए चले, ते तो ऊंचे हुए। कराए कि नल की और नर की, ठीक है, नर की और नल नीर की गति एक करी जोए। मनुष्य की और जल के, नल के पानी की गति एक ही समान होती है। जे तो नीचे हुए चले, जितने नीचे से आता है उतना ही ऊंचा होता है। अर्थात जल जो है जितना नीचे से आता है उतना ही शुद्ध होता है। और उसी प्रकार से मनुष्य जो है जितनी अधिक धीर, गंभीर और गहराई से आता है उतना ही वह ऊंचाई को प्राप्त करता है। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? बिहारी लाल जी हैं। कविवर बिहारी लाल जी हैं। बिहारी सतसई में पंक्तियाँ लिखी गई हैं।
नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? तो नवनीत माने क्या होता है? मक्खन। नवनीत माने क्या होता है? मक्खन। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी, आपने ऊपर पढ़ा है। एक राष्ट्र, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। तो जीके का भी प्रश्न हो जा रहा है, आगे बढ़िएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा का विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए नालंदा का विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न व भवभूत के राम के निकट हैं। यह कथन किस हिंदी आलोचक का है कि यह निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न है लेकिन भवभूत के राम के निकट है? यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा ने कहा था कि निराला के जो राम हैं वो भवभूत के राम के निकट हैं, अर्थात उन्होंने भवभूत के राम की तरह ही राम की कल्पना की है। किसने? निराला ने। निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। निराला जो है क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? कविवर कबीरदास जी। कबीरदास जी को निर्गुण भक्ति धारा या ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रमुख कवि कहा जाता है। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ये सब हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? कह रहा है कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो सिक्कों व धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की है। पंच परमेश्वर एक कहानी है और इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? तो कौन समास है? द्विगु समास होगा। पंचवटी, पंच माने पांच, वट माने वृक्ष, पांच वृक्षों का जो समूह है वही क्या है? पंचवटी है। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत, अखरावट, ये किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। जायसी की रचना है पद्मावत, अखरावट, ये किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, इस पक्त के रचयिता कौन है? तो इस पक्त के रचयिता कौन है? कविवर तुलसीदास जी हैं। ठीक है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, इसके रचयिता कविवर तुलसीदास जी हैं। अगला प्रश्न, पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव के रचनाकार या रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत। पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ये इनकी प्रसिद्ध जो है रचनाएं हैं। किसकी? सुमित्रानंदन पंत की। कवि कह रहा है कि पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, और पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो यह कथन किसका है? स्कंदगुप्त के पात्र देवसेना का है। इन्होंने कहा कि पवित्रता की माप मलिनता है, सुख का आलोचक दुख है, और पुण्य की कसौटी क्या है? पाप है। अगर ये नहीं रहेंगे, पवित्रता नहीं रहेगी तो मलिनता नहीं रहेगी तो पवित्रता की माप नहीं होगी, दुख न होगा तो सुख के माप नहीं होगा, और अगर पाप न होगा तो पुण्य की भी माप नहीं की जा सकती। चलिएगा, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से बुलाया गया है, क्या संबोधित किया गया है? आगे देखिएगा अगला प्रश्न। कवि कह रहा है कि पूरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो पूरा पाषाण काल में मनोरंजन के लिए शिकार करते थे कौन? आदि मानव। माने आदि मानव जो है पूरा पाषाण काल में शिकार करके अपना मनोरंजन करता था। पूस की रात क्या है? कहानी है, और इसके रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद है।
तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। पूस की रात क्या है, एक कहानी भी है और इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। चंद्रबरदाई जो हैं पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे और उन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र है। प्रेमचंद का एक ही अधूरा उपन्यास है, कौन सा? मंगलसूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, क्योंकि प्रेमचंद का एक ही अधूरा उपन्यास है क्या? मंगलसूत्र। अगला, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत हैं, क्योंकि उन्होंने प्रकृति की सुंदरता का बखूबी वर्णन किया है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है नंद दुलारी वाजपेयी जी का है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। चूंकि ये नए पैटर्न पे है, इसमें बहुत सी चीज़ें जो पूछी गई हैं उसी को हमने शामिल किया है। तो देखिएगा, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद जी हैं। ठीक है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य के प्रथम रचयिता कौन है? तो मुल्ला दाऊद जी हैं। ठीक है, आकार कौन है? तो नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जा की अंग अंग बास समानी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? रैदास जी हैं। रैदास जी ने कहा था प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इतना पूछता है, इतना याद जरूर कर लीजिएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के रचयिता कौन है? रैदास हैं। प्राचीन का विलोम क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राचीन का नवीन नहीं होता है, अर्वाचीन होता है। बहुत से लोग नवीन लगा लेते हैं। प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ था? तो सबसे प्राचीन में मानव द्वारा चावल का प्रयोग किया गया है। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो प्राचीन भारत में एक ही लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, उसका नाम क्या था? खगोष्ठी लिपि। कौन सी? खगोष्ठी लिपि। प्राचीन भारत में दाईं से बाईं ओर माने उर्दू की तरह लिखी जाती थी, कौन? खगोष्ठी लिपि। अगला प्रश्न, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिससे चारणों ने नाम दिया था, क्या दिया था? पिंगल भाषा। ठीक है, उस समय आदिकाल में दो भाषाएं थी, एक थी डिंगल और दूसरी क्या थी? पिंगल। जो पिंगल क्या थी? प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज व मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर सामान्य साहित्य की भाषा स्वीकृत की गई थी, कौन सी? पिंगल भाषा। चलिए आगे, प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो प्रेम पचीसी प्रेमचंद जी का कहानी है। अगला, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया? प्रेम की लक्षणा भक्ति को कृष्ण भक्ति शाखा ने अपनी भक्ति का आधार बनाया है। प्रेम की लक्षणा भक्ति को, ठीक है, किसने? कृष्ण भक्ति शाखा ने अपना आधार बनाया। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र, अभी पीछे पढ़ा था हम लोगों ने। प्रेमचंद जी के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र है। अगला प्रश्न, प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल जी हैं। बांगरू बोली किस बोली के निकट संबंध रखती है? तो बांगरू जो है खड़ी बोली से निकट संबंध रखती है। बांगरू का संबंध किससे है? खड़ी बोली से है। तो बांगरू जो है खड़ी बोली से अपना निकट संबंध रखता है। अगला प्रश्न, बिहारी किस काल के कवि थे? बिहारी किस काल के कवि थे? तो बिहारी जो है रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। कविवर बिहारी को रीतिकाल का प्रमुख कवि माना जाता है। इनकी एक रचना जो है बिहारी सतसई, जिनमें लिखा गया है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अगला प्रश्न 8वां, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो वो जयपुर के राजा
कौन थे? जयसिंह के। कौन थे? जयसिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी जी जयसिंह के दरबारी कवि थे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। बिहारी राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न, बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये रानी झांसी की पंक्तियां हैं, गुणगान है, जिसकी रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, ठीक है। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और आज का आखिरी प्रश्न 100वां, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? तो कौन थे? मतीराम। ये प्रश्न पलट भी सकता है कि मतीराम जो है किसके दरबारी कवि थे? तो किसके दरबारी कवि थे? महाराज भाव सिंह के, जो कहाँ के राजा थे? बूंदी नरेश। तो बूंदी नरेश महाराजा भाव सिंह के दरबारी कवि कौन थे? मतीराम थे। या आश्रित कवि कौन थे? तो मतीराम थे। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।